दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो ये बोले रानी रमेश के घर थे, बोले ये फलाने का भतीजा है, सद्दाम और सलमान का ये भतीजा है, चाचा है, इसको पकड़ो, इनके भतीजे हैं ये सब बताएगा, इसको जब पीटोगे तो सब बताएगा। इतनी बात मैंने सुनी, मुझे और इसके सिवा कुछ मालूम नहीं था। तो जब ये लोग बोले तो हमने ये सोचा कि भतीजों ने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जन्मात कर दिया हो। तो अब ये इकट्ठा सब लोग टूट पड़े, एकदम काफी लोग थे। तो मैं मतलब थोड़ा बचाव के लिए मैं खड़ा हुआ, जब खड़ा हुआ तो इन्होंने पीछे से चोर चोर की आवाज़ लगा ली। आवाज़ लगा करके लखेटते हुए चले गए, हमको आगे से कानूनी वालों ने घेर लिया चोर की आवाज़ से। काली आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों जिस तरीके से देश में मॉब लिंचिंग के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौजूदा हमने मामला देखा कानपुर का। कानपुर में असरार अहमद रिक्शा चलाया करते थे, उनके किसी रिश्तेदार के साथ में किसी का कुछ झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर, और उसके बाद में जो है वो कुछ लोग पहुंच गए असरार अहमद के घर पर। असरार अहमद को घर से घसीट कर बाहर निकाला गया। उस वक्त उनकी एक मासूम बच्ची उनसे चिपटी हुई थी, लिपटी हुई थी। ये वीडियो काफी सनसनी मचा रहा है और भारत का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है इन मॉब लिंचिंग करने वालों की वजह से। इस मामले पर हम बात करेंगे दानिश कुरैशी से। दानिश जो है वो मुस्लिम दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी हैं, काफी ऐसे मामलों पर काफी बारीकी से, काफी करीबी से जो है वो इनकी नजरें रहती है। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन कई सवाल भी है यहाँ पर कि जो मॉब लिंचिंग है इसको लेकर क्या कोई कानून भी आना चाहिए। इन तमाम मामलों पर हम दानिश से बात करेंगे। दानिश, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। दानिश, जिस तरीके से देश में मॉब लिंचिंग के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 5 साल के अंदर ही तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की मॉब लिंचिंग में मौत हो चुकी है। कानपुर का जो मामला है, असरार अहमद, और जो वीडियो जो आजकल खूब चल रहा है, काफी दिल को दहला देने वाला वीडियो कि बच्ची जो है वो लिपट रही है, लोग पिटाई कर रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में ये पिटाई हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो आज 13 अगस्त के दिन मैं मुरादाबाद की ईदगाह में शहीद हुए, पुलिस की ज्यादती के शिकार हुए उन मुसलमानों को खराज अकीदत पेश करता हूं। और उसके बाद हम बात करते हैं जो घटना मॉब लिंचिंग की कल घटी कानपुर के अंदर। ये मॉब लिंचिंग का जो पूरा मामला है ये कोई पहली वारदात नहीं है, और हम ये भी कह सकते हैं कि शायद ये आखिरी भी नहीं है, क्योंकि देश सांप्रदायिकता की चादर ओढ़ता चला जा रहा है, ओढ़ता चला जा रहा है, ओढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा 10 अगस्त के दिन किस तरीके से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि देश में 2 प्रकार का सेक्युलरिज्म है। एक सेक्युलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र है, और एक वो सेक्युलरिज्म जो हमारे यहाँ की सियासी पार्टियों ने अडॉप्ट कर रखा है। देखिए, मॉब लिंचिंग के मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके, मैं इस पर फिर लौटूंगा कि पिछली बार 2004 से लेकर 14 तक की यूपीए की अलायंस वाली जो सेक्युलर सरकार थी या बिन सांप्रदायिक सरकार थी कहने के लिए, उन सरकारों में भी एंटी कम्युनल राइट्स बिल जो था वो आखिरी अरसे में लाया गया, और उस पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं किया गया। दरअसल इस तरीके के एंटी कम्युनल राइट्स के जो कानून थे ये आजादी के बाद तुरंत ही बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसे कानून ना बनकर, क्योंकि हमेशा से ही सियासी पार्टियां दंगाइयों को पुष्ट पनाही देती रही हैं और अपनी पनाह में रखती रही हैं, समय समय पर उनका इस्तेमाल भी होता रहा है। ये दुनिया में खुले तौर पे जाना जाता है। अब बात करें हम मॉब लिंचिंग की, तो मॉब लिंचिंग जो है वो बहुत सुनियोजित तरीके से किसी भी अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक का मतलब यह है कि वर्तमान स्थिति पे, जिस स्थिति पे जो अल्पसंख्यक है, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी एक मजहब का हो सकता है वो बहुसंख्यक, जनरली हम बात करते हैं बहुसंख्यक समाज का हो, लेकिन जब उसे उसके समाज के अलावा जो घृणा रखने वाला समाज है, चाहे किसी भी मजहब का हो, वो जब उसको घेर लेते हैं तब उनके साथ जो होता है, तब हालात बद से बदतर बनते हैं। कल की जो वीडियो की अगर हम बात करें तो छोटी बच्ची जो बिलक रही थी, ये तो हमने वीडियो में देखा, लेकिन क्या इससे दर्दनाक वाकये हमने 2002 के नहीं देखे? क्या हमने मलियाना के और
मुरादाबाद और हाशिमपुरा के दंगे नहीं देखे, क्या नहीं देखा। तो मुसलमान जो है हमेशा से इस तरीके की सांप्रदायिक घृणा का शिकार आता रहा है। और सरकारें या प्रशासन की अगर बात की जाए तो वो हमेशा चुप तमाशा देखने में माहिर है। मैं ये पूछ रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वालों को क्या ये खौफ ही नहीं होता कि पुलिस की वर्दी वीडियो में दिखाई दे रही है और उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की पनाह हासिल थी कल के मामले में? या अगर ऊना की बात की जाए तो क्या दलितों पे जो अटैक हुआ था पुलिस की मौजूदगी में, तो क्या वो इस बात से बेफिक्र है कि लॉ एंड ऑर्डर में चाहे कुछ भी होता रहेगा, दलितों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे आप जुल्म करते रहिए, आपको बढ़ोतरी, तरक्की मिलेगी, आपका डिमोशन नहीं होगा या आप नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे? अच्छा, दूसरा दानी, जिस तरीके से जो पुलिस की कार्रवाई पर जो सवाल उठते हैं, हमने ये भी देखा कि जब कानपुर का जो मॉब लिंचिंग का जो मामला रहा, उसमें जब गिरफ्तार किया गया, 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, फौरन रात में ही कुछ हिंदू संगठन के लोग जो है वो डीसीपी ऑफिस के बाहर पहुंच गए और वहां पर धरना देना शुरू कर दिया। देखिए, ये जो पूरा मामला है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जेएसआर और जय हिंद वर्सेस जय हिंद इन्होंने कर दिया। अगर सरकारी इमारत को, जो प्रशासन का बिल्कुल मुख्यालय जिसे हम कह सकते हैं पुलिस स्टेशन, अगर उसको घेर के अगर कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जेएसआर के नारे लगा रही हैं, तो हमें अब लोगों को यह महसूस होने लगा है, या जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं उन्हें यह महसूस होने लगा है कि क्या पुलिस में अब ताकत ही नहीं रही इनसे मुकाबला करने की? क्या उस दिन का इंतजार कर रहा है देश की सरकार और प्रशासन कि ये कट्टरवादी ताकतें जो हैं देश की आर्मी को चैलेंज कर देगी? क्या हम उस इंतजार में बैठे हैं? क्या हम ये समझें कि पुलिस इनके मुकाबले की अब बची नहीं है? क्या हम ये समझें कि कानून और प्रशासन बनाए रखना जिनके जिम्मे था, जिनकी कस्टडी में था, वो नाकाम हो चुके हैं और अब कुछ भी होने की संभावना बची नहीं? लेकिन नानी, जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल पुलिस पर तो सवालिया निशान हमेशा उठता रहता है, लेकिन एक सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि आप देश की संसद में भी देखिए, जय हिंद की जगह पर वहां पर भी जो जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं संसद के अंदर भी। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि मैं जेएसआर का कभी मुखालिफ था नहीं और हूं भी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से सांप्रदायिक एक वॉर क्राई ये बनाने जा रहे हैं, देखिए देश जो है हमारा भारत तो विभिन्न धर्म और जातियों को अलग अलग मानने वाले लोगों का है ही, लेकिन इवन हिंदुओं के अंदर की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग भगवानों का जो है मतलब प्रचलन रहा है। जैसे अगर वेस्ट बंगाल में बात की जाए तो माताओं की पूजा होती है, गुजरात की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं यहाँ पर। यहाँ जय श्री राम जनरली कोई आम दिनों में नहीं बोलता। तो इस तरीके से मतलब वो जो वॉर क्राई जो बनाने की, एक पैनिक फैलाने की जो काम किया जा रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद इससे तो उनके अनुयायी, भगवान राम के जो अनुयायी है, मैं उनसे ही पूछ रहा हूं कि क्या इससे भगवान राम भी खुश होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन कई हिंदू भी जो हैं इस तरह के, जो ऐसी घृणास्पद मानसिकता नहीं रखते हैं, वो खुद भी आज अपने आप पर बड़ा महसूस कह रहे हैं कि अगर इसे हिंदुइज्म कहते हैं तो हमें हिंदू होने में शर्म आती है। ये भी लोग कहने लगे। समाज का कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आपको समझ लेना पड़ेगा, जो हमारे संविधान में बिल्कुल सीधे सीधे साफ सुथरे अल्फाजों में लिखा हुआ है। लेकिन हो ये रहा है कि धार्मिक उन्माद बढ़ाकर बेकाबू भीड़ जो है, दरअसल वो बेकाबू भीड़ नहीं है, वो बेकाबू भीड़ के नाम पे बहुत कंट्रोल भीड़ है, बहुत टिपिकल स्टाइल में, बहुत चतुराई के साथ, बहुत चालाकी के साथ, बिल्कुल चालाकियों के साथ वो ये कह रहे हैं। मीडिया में ये आता है कि बेकाबू भीड़, लेकिन आप देखिए ये बेकाबू भीड़ चुनाव के बिना तो नहीं दिखाई देती। और मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि धार्मिक उन्माद जिन मुल्कों में बढ़ा है, उन्होंने बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं पाया। और अब वक्त आ गया है सहल कि अब देश को बचा लेने की जरूरत है। लेकिन दानिश, देश को बचा लेने की जरूरत है, बिल्कुल सबको खड़ा होना पड़ेगा, अकेले आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से यहां पर देखा, क्योंकि मॉब लिंचिंग का जो मामला है उसमें जो डाटा है वो भी यही कहता है कि 60 से 70% से ज्यादा जो है वो मॉब लिंचिंग का शिकार मुसलमान हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों की बात नहीं, बाकायदा मुसलमानों की बात है यहाँ पर। तो क्या माना जाए, खुद की सिक्योरिटी के लिए अब देश के मुसलमान को हथियार लेकर साथ में चलना चाहिए, लाइसेंस ले लेना चाहिए हथियार का?
बिल्कुल, अब तो कोई विकल्प ही नहीं बचा। जब अगर मैं समझता हूं कि पुलिस अगर उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, पुलिस एक तरीके से पता नहीं सियासी तौर पे मोहताज है या उनके सामने लड़ने में असक्षम है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि लड़ने में असक्षम है, लेकिन पॉलिटिकली जो उनके ऊपर दबाव रहेगा होता होगा शायद इसीलिए, क्योंकि कानून व्यवस्था तो बनाना पुलिस का काम है। अगर दो आदमी सड़क पे लड़ रहे हैं और खुनामार्गी पे उतर आए हैं तो पुलिस का काम है उसके बीच में इंटरवीन करके मजलूम को बचाना और जालिम को गिरफ्तार करना। उसके बजाय जालिम की जो है पनाह अगर दी जा रही है तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद वो दिन दूर नहीं है जब देश का 45 करोड़ मुसलमान जो है हथियार के लिए सरकार के पास अप्लाई कर देगा, क्योंकि सुरक्षा तो अब मुझे लगता नहीं है कि पुलिस प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आपकी सुरक्षा के लिए तो आप हथियार उठा ही सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि जितने भी मामले पुलिस एट्रोसिटी के बने हैं वो आज तक पुलिस के खिलाफ बने। तो अब ये जरूरत है, मैं ये कहता हूं कि सियासत अपनी जगह पे रहे, लेकिन पुलिस को फिर से विश्वास जीतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आवाम का भरोसा पुलिस में से उठता है तो फिर जो अफरा तफरी होनी है, अफरा तफरी होनी क्या हो ही रही है, मतलब पुलिस की मौजूदगी में किसी मजलूम को 10, 20, 25, 50 लोग जय श्री राम के नारे के साथ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची है उसको, उन पे भी दया नहीं आ रही, तो फिर अब विश्वास के मामले बहुत दूर निकल चुके हैं। दानिश, जिस तरीके से पुलिस पर बार बार जो सवाल उठते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कानपुर का मामला, हमने दिल्ली में भी देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से जो मुल्ले काटे जाएंगे जो नारे लग रहे थे, जंतर मंतर पर हमेशा पुलिस रहती है, लेकिन पुलिस ने किया क्या? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने किस तरीके से ये पूरे नारे सुनते रही पुलिस। दूसरा, हमने इससे पहले जब दिल्ली में जो दंगे हुए थे तब भी देखा, जब वहां पर नारे लग रहे थे गोली मारो सालों को, तब भी पुलिस वाले वहां खड़े हुए थे। तो पुलिस का जो किरदार है लगातार जो है वो शंका के घेरे में आता जा रहा है। देखिए, जंतर मंतर वाला जो पूरा मामला है उसमें से तो एक बात बहुत साफ निकल के आ रही है, मैं कह दूं कि या तो हमारा इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल जीरो है, जेम्स बॉन्ड बने घूमते हमारे अजीत डोभाल साहब जो हैं उनसे हमारा सवाल है कि जंतर मंतर पर इस तरीके के आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग अगर इकट्ठा होकर अल्पसंख्यकों को काटे जाने का अगर नारे लगा रहे हैं और इंटेलिजेंस के पास अगर ये रिपोर्ट नहीं है तो फिर आपकी ये जो जितनी भी चालाकियां हैं ये सब बेकार है। और अगर आपके पास रिपोर्ट है उसके बावजूद भी जंतर मंतर पर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि दंगाई जो है, आतंकवादी जो है आपकी पनाह हासिल है। तो ये बात आपको साफ करनी पड़ेगी, या तो आप कबूल कर लीजिए और देश से माफी मांगिए कि इंटेलिजेंसी का फेलियर है, इंटेलिजेंसी के पास इनपुट्स नहीं थे, या तो फिर आप ये कबूल कर लीजिए, या आप नहीं भी कबूल करेंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकार को सब कुछ पता था और सरकार ने कुछ नहीं किया। दानिश, दूसरा इस मामले में जैसे मुल्ले काटे जाएंगे वाला जो मामला है, बीजेपी के नेता हैं अश्विनी उपाध्याय, एक ही दिन के अंदर उन्हें जमानत मिल गई। जबकि हम थोड़ा पीछे जाकर देखें, उमर खालिद का मामला लें, फादर स्टैंड का मामला लें, सिद्दीक कप्पन का मामला लें, ये तमाम वो चीजें थी, सिर्फ शक की बिना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। आज तक जेलों में जो है वो सड़ रहे हैं ये लोग, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता के विरोधी हैं, सिर्फ इसलिए, जबकि उपाध्याय को एक ही दिन के अंदर इस मामले में जमानत मिल गई। देखिए, मैं इस बात का जवाब इस तरीके से दूंगा कि ओवैसी साहब ने जो है पार्लियामेंट के अंदर में ये कहा कि आखिरकार ये आतंकवादी क्यों इतने बेखौफ हैं, क्या इन्हें इस बात का एहसास है कि प्रधानमंत्री के रहते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बात का एहसास इन्हीं चीजों से, मतलब देखिए, आदमी जो है, भारत का जो नागरिक है, वो इन्हीं बातों से तौलता है कि उसी गुनाह में आपको गिरफ्तार किया जाए, उसी गुनाह में मुझे गिरफ्तार किया जाए, आपको सालों तक जमानत नहीं मिले, आपको टेम्पररी बेल भी ना मिले और हमें जो है चंद घंटों में मिल जाए। तो ये जब जस्टिस के अंदर में बाय स्टैंडर्ड, मतलब आदमी तफरका करना, न्याय करने वाली जितनी भी तंजीमें हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं, वो जब तफरका करना शुरू करती हैं तो देश के अंदर में अराजकता फैलने की कोई वो नहीं बचती। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई, हमारा संविधान तो कहता ही है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ आप उठा लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा अगर जोर दिया गया है सही तरीके से प्रशासन चलाने के लिए तो इंसाफ करने की बात। इवन कुरान में कहा गया कि इंसाफ करो, इंसाफ परहेजगारी के करीब है। तो जब हमें इंसाफ करने के लिए हुक्म मिला है एज अ बीइंग मुस्लिम, इसी तरह हिंदू समाज में भी आप देख सकते हैं कि उन्हें भी धर्मराज युधिष्ठिर इसीलिए कहे गए वो, तो कहने का मतलब कि न्याय के ऊपर जोर दिया गया। और किसी भी मुल्क की जो नींव है
वो उसका इंसाफ का जो पूरा सिस्टम है उसी पे टिकी होती है। क्योंकि कमजोर और मजलूम आदमी जब इंसाफ लेने आपके दर पे पहुंचता है और जब उसे यह एहसास होता है या महसूस होता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा और इंसाफ के नाम पे खेल हो रहा है, तो जिस तरीके से पूरे दुनिया में हम मजाक बने, हमने बाबरी मस्जिद में देखा जस्टिस के नाम पे किस तरीके से मजाक हुआ, हमने ये जंतर मंतर वाले मामले में देखा किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, किस तरीके से उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये सारे मामले जो हैं ये हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम को कहीं ना कहीं शक के घेरे में डाल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बहाल हों, बेहतर हों, हो सकता है सर्कमस्टेंसेस अलग होंगे, लेकिन जो चीजें निकल के आ रही हैं अब तक उसके अंदर में बिल्कुल साफ तौर पे है कि भाई जस्टिस के नाम पे बार स्टैंडर्ड शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है दोस्तों, दानिश ने कहा कि उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो हालात सुधरने की जगह पर और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। दोस्तों इस बात को आप मानकर चलिए, क्योंकि जिस तरीके से जो ये मॉब बनकर जो आते हैं, जो लोग होते हैं, युवा होते हैं, वो किसके कहने पर ये तमाम चीजें कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। हमने पिछले कई सालों से ये बात देखी, खासकर 2014 के बाद हमने लगातार देखा है कि अदालत के दरवाजे के ऊपर चढ़कर जो है वो भगवा लहराया गया। जो मॉब लिंचिंग में से जो लोग बाहर आए जमानत लेकर, उन्हें मालाएं पहनाई गई, किस लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में जो है वहां पर हमने देखा कि डीसी के ऑफिस का घेराव कर लिया गया। ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं देश में गृह युद्ध के जो है वो कहीं ना कहीं दस्तक दे दिए। इस तरह के हालात जो है वो देश में बन रहे हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।